वीडियो को देख रहे समस्त छात्र छात्राओं का आज की कक्षा में स्वागत है। मेरा नाम दिनेश कुमार चंद्रा है और मैं शासकीय महाविद्यालय भानपुरी में समाज शास्त्र विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर वर्तमान में कार्यरत हूँ। आज हम एमए चतुर्थ सेमेस्टर समाज शास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र, जिसमें मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थिंकर है, आधुनिक समाज शास्त्री विचारक है, उसके चौथे यूनिट में जो विवेचनात्मक सिद्धांत है, क्रिटिकल थ्योरी है, उसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। इस अध्ययन का उद्देश्य है कि इस कक्षा के बाद हम विवेचनात्मक सिद्धांत क्या है ये जानने में योग्य हो जाएंगे। हम ये जान पाएंगे कि हैबरमास का इस सिद्धांत में क्या योगदान है और एडोर्नो का भी क्या योगदान है। साथ में इस सिद्धांत की हम आलोचना भी देखेंगे कि क्या क्या इस सिद्धांत की आलोचनाएं हैं। तो इन सारी बातों को हम आज की कक्षा में जानने वाले हैं। तो आइए देखते हैं विवेचनात्मक सिद्धांत क्या है। तो आइए आज की कक्षा का प्रारंभ करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम। विवेचनात्मक सिद्धांत क्या है, व्हाट इज ए क्रिटिकल थ्योरी। तो विवेचनात्मक जो सिद्धांत है, इसको देखने से हमें पता चलता है कि ये जो है वो विवेचना शब्द से बना हुआ है और विवेचना शब्द जो है वो अंग्रेजी लैंग्वेज के भाषा के क्रिटिकल शब्द का हिंदी रूपांतर है। यानी विवेचना शब्द के लिए हम अंग्रेजी में क्रिटिकल शब्द का उपयोग करते हैं। अब ये जो क्रिटिकल शब्द है उसका संबंध इतिहास से है कि हुआ क्या कि यूरोप में बौद्धिक जागरण का काल चल रहा था, बौद्धिक प्रादुर्भाव का कार्य चल रहा था, लोग तार्किकता के आधार पर सोचने लगे थे, वैज्ञानिकता के युग का सूत्रपात हुआ था। उस समय कुछ तार्किक व्यक्तियों ने, बौद्धिक बुद्धिजीवियों ने, सुधारवादियों ने और मानवतावादियों ने जो धार्मिक उपदेश हैं, जो धार्मिक ग्रंथ हैं, इसकी आलोचना करनी प्रारंभ कर दी। उनका मानना था कि ये जो धार्मिक ग्रंथ और धार्मिक उपदेश हैं ये मनुष्य पर अंकुश लगाते हैं और उसके लिए सामाजिक बंधन के रूप में कार्य करते हैं। तो और ये साथ ही यह भी मानते थे कि इनका कोई भी मतलब नहीं है क्योंकि ये अतार्किक है। इसलिए इन सुधारवादियों ने, मानवतावादियों ने, बुद्धिजीवियों ने धार्मिक उपदेशों, धार्मिक ग्रंथों की आलोचना करनी शुरू कर दी और इसी कड़ी में उन्होंने बाइबल की भी खूब आलोचना की। तो ये जो आलोचना है इसी के लिए क्रिटिक या क्रिटिकल शब्द का प्रयोग किया गया। तो आज हम जो क्रिटिकल थ्योरी देख रहे हैं उसका संबंध आलोचना से है। इसके अतिरिक्त उनका मानना था, बुद्धिजीवियों का मानना था कि ये जो धार्मिक सिद्धांत है ये पैगंबरों की, पादरियों की या अवतारों द्वारा इसकी उत्पत्ति की गई। धार्मिक सिद्धांत मात्र एक पूरा विश्वास है, पूर्णतः अतार्किक है और इस कारण से इसकी घोर आलोचना शुरू कर दी। और ये जो आलोचना किया गया यही जो है वो आज हम क्रिटिकल थ्योरी के रूप में देखते हैं कि किस प्रकार से आलोचना की जाती है। तो आलोचना करने का जो थ्योरी है कि किसी आधारों पर आलोचना की जा सकती है, आलोचना करते हैं या उसकी उत्पत्ति कहां हुई, तो सामान्यतः हम देखते हैं कि क्रिटिकल जो शब्द है उसकी उत्पत्ति यहीं से हुआ है, यूरोप से हुआ है। बुद्धिजीवियों के काल में धार्मिक उपदेशों का, धार्मिक ग्रंथों का कटु आलोचना किया गया क्योंकि वो अतार्किक हुआ करते थे, अतार्किक थे, ऐसा मानकर उसकी आलोचना की गई। तो ये जो क्रिटिकल शब्द है ये यहीं से आया है और हम समाज शास्त्र में इसको क्रिटिकल थ्योरी यानी विवेचनात्मक सिद्धांत के रूप में पढ़ते हैं। आइए आगे देखते हैं कि समाज शास्त्र में विवेचनात्मक सिद्धांत का विकास कैसे हुआ, या समाज शास्त्र में विवेचनात्मक सिद्धांत कहां से आया, या समाज शास्त्र में विवेचनात्मक सिद्धांत का विकास कैसे हुआ। तो
जैसे कि क्रिटिकल थ्योरी जो है, इससे जुड़े हुए जितने भी जो लोग थे, बुद्धिजीवी थे या समाजशास्त्री थे, ये विवेचनात्मक सिद्धांत को समाजशास्त्र की कोई दूसरी शाखा नहीं मानते थे, बल्कि इसे समाजशास्त्र के अंतर्गत ही मानते थे। और विवेचनात्मक सिद्धांत की जो बौद्धिक जड़ें है वो मार्क्स के संघर्ष सिद्धांत पर ही टिका हुआ है। मार्क्स का संघर्ष सिद्धांत हर समाज में अलग अलग रूपों में हमें देखने को मिलता है, अलग अलग रूपों में देखने को मिलता है। मार्क्स के संघर्ष सिद्धांत का केंद्रीय भाव मनुष्य का उद्धार करना था। इस संघर्ष को समाप्त करके मनुष्य का कल्याण किया जाए, मनुष्य का उद्धार किया जाए। मार्क्स यह मानता था कि राज्य और पूंजीवाद दोनों के बंधनों से मनुष्य जकड़ा हुआ है, और जब तक इन बंधनों से वह मुक्त नहीं होगा, मनुष्य का उद्धार नहीं हो पाएगा। तो विवेचनात्मक जो सिद्धांत है, मार्क्स के संघर्ष सिद्धांत को ही आगे बढ़ाता है। विवेचनात्मक सिद्धांतकारों का यह प्रयास था कि वह मार्क्स के सिद्धांत को संशोधित करे, तत्कालिक समाज में आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर मार्क्स के सिद्धांत को संशोधित करे। इतिहास देखें तो 20वीं सदी का पहला जो 2 दशक था वो पूंजीवाद के विकास के पक्ष में था, और यह अवधि संघर्ष सिद्धांत के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं था। पूंजीवाद का क्रमिक विकास हो रहा था। लोग भी यह मानना शुरू कर दिए थे कि पूंजीवाद के विकास से ही मनुष्य का उद्धार होगा। लोगों में यह धारणा विकसित हो गई, और मार्क्स के सिद्धांत को स्वप्नदर्शी समझने लगे थे। यानी संभव ही नहीं है, संघर्ष का सिद्धांत समाज के लिए अनुपयोगी है, संघर्ष समाज के लिए अनुपयोगी है, ऐसे मानना शुरू कर दिया, ऐसे माना जा रहा था। इस समय विवेचनात्मक सिद्धांत का भी कोई विकास नहीं हुआ, विवेचनात्मक सिद्धांत में भी कोई कार्य नहीं हुआ। बाद में देखें तो 20वीं सदी का जो तीसरा दशक था, जिसमें 1932 से लेकर 1941 के बीच का जो समय है, यह विवेचनात्मक सिद्धांत के लिए सबसे अनुकूल समय था। इस अवधि में विवेचनात्मक सिद्धांत के बहुत सारे साहित्य प्रकाशित हुए, और इन साहित्यों को हम 2 अलग अलग भागों में विभाजित करके देख सकते हैं। एक पहला अमेरिका का सैद्धांतिकरण और दूसरा जर्मनी का सैद्धांतिकरण। अमेरिका का सैद्धांतिकरण अनुभव और तथ्यात्मकता पर आधारित था, जबकि जर्मनी का सैद्धांतिकरण अनुभव और तथ्यात्मकता को तिरस्कृत करता था, नकारता था। जर्मनी में जो फ्रैंकफर्ट स्कूल था, वहां से जितने भी सिद्धांतकार जुड़े हुए थे वो सब विवेचनात्मक सिद्धांत से जुड़े हुए थे, और दर्शन शास्त्र तथा समाज विज्ञानों में तालमेल स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे। जबकि अमेरिका के जो सिद्धांतकार थे वो अनुभव और तथ्यात्मकता के आधार पर विवेचनात्मक सिद्धांत के संबंध में अध्ययन कर रहे थे। तो आइए आगे देखते हैं कि इस प्रकार से दोनों, अमेरिका का सैद्धांतिकरण, जर्मनी का सैद्धांतिकरण, दोनों में मतभेद था, तो दोनों में कुछ समानताएं थी। तो आइए देखते हैं दोनों में क्या समानताएं थी। तो आइए देखते हैं दोनों में क्या समानताएं थी। अमेरिका का सैद्धांतिकरण और जर्मनी का सैद्धांतिकरण। तो अमेरिका का सैद्धांतिकरण यहाँ अनुभाविकता और तथ्यात्मकता को स्वीकारता था, वही जर्मनी का सैद्धांतिकरण अनुभाविकता और तथ्यात्मकता को क्या करता था, नकारता था, अवहेलना करता था। फ्रैंकफर्ट के सारे बुद्धिजीवी विवेचनात्मक सिद्धांत से जुड़े हुए थे और अनुभाविकता और तथ्यात्मकता को
नकारते थे और शास्त्र में दर्शन शास्त्र और सामाजिक विज्ञानों में दोनों में सहसंबंध स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे। देखते हैं दोनों में क्या समानताएं थी। तो दोनों में काफी कुछ समानताएं थी। एक तो पहला समानता हमें यहां से देखेंगे कि मार्क्स का जो थ्योरी था, संघर्ष का सिद्धांत का जो थ्योरी था, जिसका उल्लेख उन्होंने क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में किया है, जिसमें वो कहता था कि मनुष्य जो है उसके उद्धार के लिए पूंजीवाद का अंत करना आवश्यक है, यानी आर्थिक शोषण से मुक्ति दिलाकर मनुष्य का उद्धार किया जा सकता है। तो ये जो दोनों श्रेणियों के बुद्धिजीवी भी यह मानते थे कि मनुष्य का उद्धार, मनुष्य को आर्थिक शोषण से या शोषण से मुक्त मिले और दोनों का उद्धार हो। तो इस आधार पर दोनों जो है उनमें समानता दिखाई देती है कि अमेरिका के सैद्धांतिकरण से जुड़े हुए समाजशास्त्री और फ्रैंकफर्ट यानी जर्मनी का सैद्धांतिकरण से जुड़े हुए बुद्धिजीवी दोनों ही मानते थे कि मनुष्य का उद्धार कैसे किया जाए। हालांकि मार्क्स का यह जो सिद्धांत था वो व्यवहारिक नहीं था या व्यवहार में ऐसा नहीं हो पाया। आगे चले तो दूसरी समानता हमें यह दिखाई पड़ता है कि मार्क्स इस सिद्धांत को व्यवहारिक बनाना चाहता था, उसको क्रियान्वित करके लोगों का उद्धार करना चाहता था। तो दूसरी समानता यह है दोनों में कि दोनों संप्रदाय के बुद्धिजीवी इसे व्यवहारिक बनाना चाहते थे, इस सिद्धांत को व्यवहारिक बनाना चाहते थे कि किस प्रकार से इसे लोगों का कल्याण हो सके। और तीसरा समानता यह है कि इन दोनों की इसकी उत्पत्ति जो है वो फ्रैंकफर्ट से हुआ है। नव मार्क्सवाद की उत्पत्ति भी फ्रैंकफर्ट यानी जर्मनी से हुआ है। तो विवेचनात्मक सिद्धांत की उत्पत्ति फ्रैंकफर्ट से हुआ है और नव मार्क्सवाद की उत्पत्ति भी फ्रैंकफर्ट से हुआ है। तो इस प्रकार तीनों में समानता है। तो इस प्रकार से यहां से विवेचनात्मक सिद्धांत के बारे में चिंतन मनन शुरू हुआ और विवेचनात्मक सिद्धांत का विकास यहां से क्रमिक रूप से होते गया। आगे हम फ्रैंकफर्ट स्कूल के बारे में जानेंगे कि फ्रैंकफर्ट स्कूल में क्या गतिविधियां इसके बारे में हुई। तो आइए जानते हैं फ्रैंकफर्ट स्कूल के संबंध में जो जर्मनी में स्थापित किया गया था 1923 में। तो फ्रैंकफर्ट स्कूल ऐसे बुद्धिजीवियों या समाजशास्त्रियों का एक समूह था, चिंतकों का एक समूह था जो तत्कालिक पूंजीवादी जो समाज था, जो उस समय जर्मनी में तत्कालिक पूंजीवादी समाज था, उससे उस समाज की अर्थव्यवस्था, मनोविज्ञान और संस्कृति में तालमेल बिठाने का प्रयास कर रहा था। या ऐसे समाजशास्त्री जो ये मानकर चल रहे थे कि पूंजीवादी जो समाज है, तत्कालिक पूंजीवादी जो समाज है में अर्थव्यवस्था, मनोविज्ञान और संस्कृति को कैसे संतुलित करके आगे बढ़ा जाए, ऐसे सोचने वाले विचारकों ने एक नए सिद्धांत की स्थापना करना चाहते थे, एक नया सिद्धांत बनाना चाहते थे। और वो सिद्धांत जो पुराना मार्क्स का जो क्लासिकल सिद्धांत था या जितने भी जो पुराने सिद्धांत थे उनके स्थान पर एक नया सिद्धांत लाने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि वो जितने भी पुराने सिद्धांत थे वो समाज का सही चित्रण नहीं कर पाए थे। इसलिए इन समाजशास्त्रियों ने एक नया सिद्धांत स्थापित करने का प्रयास किया और उसी उद्देश्य से इन्होंने विवेचनात्मक सिद्धांत को अपनाया और विवेचनात्मक सिद्धांत को बनाने में या विकसित करने का प्रयास किया। आगे देखें तो फ्रैंकफर्ट जो स्कूल है वो इन उद्देश्यों के लिए बनाया गया था कि तत्कालिक समाज में वहां की अर्थव्यवस्था, मनोविज्ञान और संस्कृति को कैसे संयमित किया जाए, कैसे संतुलित किया जाए। और इसके लिए उन्होंने एक नया सिद्धांत बनाया। और नया सिद्धांत क्या होना चाहिए, जिसे उन्होंने कहा विवेचनात्मक सिद्धांत कहा, जिससे कि मनुष्य का कल्याण हो सके या अधिकतम उद्धार हो सके। इसके अतिरिक्त फ्रैंकफर्ट स्कूल जो स्थापित किया गया था उसके और भी कारण थे।
एक कारण तो था मार्क्स की भविष्यवाणी की। मार्क्स ने भविष्यवाणी की थी कि सर्वहारा क्रांति के बाद एक ऐसा समाज स्थापित होगा जो राज्य विहीन होगा, जबकि हुआ ये कि उसी समय वेबर ने नौकरशाही का थ्योरी प्रस्तुत कर दिया और सबसे ज्यादा वो फैल गया और विवेकीपूर्ण था, तर्कपूर्ण था, तो ये भविष्यवाणी उन्हें गलत लगा। दूसरा, एक नई व्याख्या करना चाहते थे ये मार्क्सवाद। हुआ क्या कि 1934 में रूस में स्टालिन सत्ता पर आए और जैसे भी सत्ता पर आए तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को रूस से भगाना शुरू कर दिया और वहां जो इस कारण से वहां बहुत सारी जो जनता है वो गरीबी और भुखमरी से मर गई। तो वहां समाजवाद की जो स्थापना थी, जो कि कार्ल मार्क्स का लक्ष्य था, वो स्थापित नहीं हो पाया। इसलिए इन समाजशास्त्रियों ने एक नई व्याख्या के रूप में उसे प्रस्तुत करना चाहते थे। अगला था कि फांसीवाद के विरोध में। ये जो समाजशास्त्री या चिंतक थे वो फांसीवाद के विरोधी थे। और हुआ क्या कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद इटली में जैसे मुसोलिनी ने फांसीवाद को जन्म दिया, तो फांसीवाद का जो सिद्धांत था वो व्यक्तियों के स्वतंत्रता का विरोधी था और मार्क्स स्वतंत्रता के विरोधी के विपरीत थे। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने एक नया व्याख्या या मार्क्स के सिद्धांत में परिवर्तन की आशा व्यक्त की, जिससे कि फांसीवाद का विरोध किया जा सके। और चौथा, शोषण का सही रूप। कार्ल मार्क्स मानते थे कि शोषण जो है वो आर्थिक शोषण पूंजीपति लोग करते हैं, तो पूंजीपतियों को उखाड़ दिया जाए। जबकि ये जो फ्रैंकफर्ट संप्रदाय के बौद्धिक विचारक जो थे वो ये मानते थे कि पूंजीवाद शोषण का कारण है, हमें वास्तव में पूंजीवाद का क्या कारण है उस पर ध्यान देना चाहिए और उसकी जड़ों पर हमें आघात करना चाहिए। ऐसे ये सोचने वाले विचारक थे। तो इन सब कारणों से फ्रैंकफर्ट संप्रदाय की स्थापना 1923 में जर्मनी में फ्रेडरिक ने जर्मनी में स्थापना की। तो इस प्रकार के उद्देश्यों को लेकर बुद्धिजीवियों ने फ्रैंकफर्ट स्कूल की स्थापना जर्मनी में 1923 में की और उसके पहले डायरेक्टर फ्लेनिक्स बेल बनी। इसके अतिरिक्त हम देखें तो फ्रैंकफर्ट स्कूल का जो विकास है वो 2 चरणों में पूरा हुआ। विकास का पहला जो चरण है वो 1932 से 1941 के बीच में हुआ। इस समय इसका श्रेय लुकाक्स को जाता है, समाजशास्त्री लुकाक्स। इस समय 1932 से 1941 के बीच में विवेचनात्मक जो सिद्धांत है उसको लेकर फ्रैंकफर्ट संप्रदाय को आगे विकसित किया। और आगे चले तो 1960 के बाद दूसरा चरण आता है और 1960 के आसपास इस सिद्धांत को आगे बढ़ाने का कार्य मैक्स होर्खीमेर और एडार्नो ने किया। तो एडार्नो और मैक्स होर्खीमेर का विशेष योगदान है 1960 के बाद या विवेचनात्मक सिद्धांत को विकसित करने का प्रमुख श्रेय होर्खीमेर और एडार्नो को दिया जाता है। तो हम एडार्नो के संबंध में या एडार्नो का विवेचनात्मक सिद्धांत क्या है इसके संबंध में हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे।